आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बिहार के DGP की, जो अचानक पटना के SSP कार्यालय पहुंच गए। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे अचानक पटना SSP कार्यालय पहुंचे। पटना जिले के सभी थानेदारों के साथ वहां उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग की। पटना SSP कार्यालय अचानक पहुंचे बिहार के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे, जिनके पहुंचने से बड़ी पुलिस पदाधिकारियों में खलबली मच गई। महज 2 घंटे पहले जिले के थानेदारों को इस बैठक की सूचना दी गई। सभी लोग आनंद फानंद में पटना SSP ऑफिस पहुंचे। अपने करक तेवर और खास रुतबा कार्यशैली के लिए मशहूर बिहार के DGP अचानक पटना के सीनियर SSP के कार्यालय पहुंच गए। बताया जा रहा है कि DGP प्रदेश सहित राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी बड़े अधिकारियों सहित जिले के सभी थाना प्रभारी तक के साथ एक अहम मीटिंग उन्होंने की। पिछले कुछ दिनों से बिहार में अपराध में बेतहाशा वृद्धि को देखकर DGP की ये बैठक अहम मानी जा रही है। मैडम जी लेंगे क्या लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी गड़बड़ होते जा रही है। जो आज जो DG साहब यहाँ आए थे, तो पटना जिले में जो संपत्ति मूलक घटनाएं, अपराध की घटनाएं घटी हुई, उनके बारे में सभी लोगों को सुझाव दिए गए, किस प्रकार उनका समाधान करना है, किस प्रकार उसकी रोकथाम करनी है। मूल मुद्दा ये था कि जो अनुसंधान है उन केसेस के, उन सभी केसेस पर जोर दिया जाए। जो पुराने कांड प्रतिवेदित हैं, जो पहले से पता है, उन सभी केसेस को आप अनुसंधान के लिए जल्दी डिस्पोजल करें ताकि उनमें कार्रवाई करें। जो फरार अपराधकर्मी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। जितने भी पहले से ज्ञात हैं उन लोगों के विरुद्ध अगर कार्रवाई होगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जो पुलिस की अपनी टीम होती है थाना स्तर पर, उस टीम को, पूरी टीम का इस्तेमाल किया जाए ताकि सभी लोग अपराध नियंत्रण में कंट्रीब्यूट कर सकें और उसकी जिम्मेवारी 1 या 2 पदाधिकारियों पर नहीं है। जिस भी प्रकार की इंटेलिजेंस लोगों को मिलती है, उस इंटेलिजेंस का फॉलो अप किया जाए। जो भी कोई लीड मिलती है उसका फॉलो अप किया जाए और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाया जाए। जो चेन ऑफ कमांड है वो अनुसंधान के कमांड में भी होगा। थानाध्यक्ष हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं और DSP हैं। वो अनुसंधान के भी कमांड में होंगे। उनकी जिम्मेवारी होगी कि अपने अधीनस्थ जितने भी अनुसंधान करता है, सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, उनके काम की समीक्षा करें, उनको लॉजिकल एंड तक ले जाने में सहयोग भी दें और उनको डिसिप्लिन भी रखें ताकि टाइम बाउंड तरीके से कार्रवाई हो सके। नवादा और डेहरी से नवनिर्वाचित विधायकों को आज शपथ दिलाई गई। नवादा से जदयू के नवनिर्वाचित विधायक कौशल यादव और डेहरी से जीते भाजपा विधायक सत्यनारायण यादव को विधानसभा के नए विस्तारित भवन में विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की उपस्थिति में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मौके पर पक्ष और विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। दोनों के शपथ लेने के बाद विधानसभा में NDA की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अब जदयू विधायकों की संख्या 70 और भाजपा विधायकों की संख्या 54 हो गई है। धारा 64 पर बंधकों के अनुसार में बिहार विधान परिषद का निर्वाचन भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 इसके द्वारा बिहार विधानसभा बिहार विधानसभा निर्वाचन बिहार विधानसभा उस पर भेज
11वीं में नामांकन की प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। 11वीं कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। राज्य के 3,339 कॉलेजों में ये प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभागार में आज 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए पहली मेधा सूची बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जारी किया। वहीं उन्होंने 11वीं में नामांकन लेने वाले छात्र को पहली मेधा सूची में नाम आने पर बधाई दी। वहीं बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि दूसरी मेधा सूची में 19 जून को और तीसरी मेधा सूची लिस्ट अगले सप्ताह जारी की जाएगी। बिहार राज्य के 3,339 इंटर स्तरीय कॉलेजों, महाविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में सत्र 2019 से 21 में इंटरमीडिएट के सभी संकायों कला, वाणिज्य और विज्ञान में एडमिशन के लिए आज ऑनलाइन माध्यम से OFSS के द्वारा प्रथम नामांकन सूची, प्रथम चयन सूची जारी की गई है। इस वर्ष 2019 से 21 के सत्र में राज्य के 3,339 कॉलेजों में एडमिशन के लिए 27 अप्रैल से लेकर 11 मई तक और उसके पश्चात 20 मई तक आवेदन की मांग की गई थी और इस पूरी अवधि में 12,80,000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। आज जो नामांकन सूची जारी की गई है प्रथम चयन सूची के रूप में, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, उसके आधार पर विद्यार्थी कल दिनांक 4 जून से लेकर 10 जून तक इन सभी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के पश्चात जो भी विद्यार्थी, यदि उनको जो कॉलेज आवंटित किए गए हैं, यदि वे उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो वे उस अवधि में अर्थात 4 से 10 जून के बीच स्लाइडर का भी ऑप्शन उपयोग करके बेहतर विकल्प के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे विद्यार्थी जिन्होंने इस वर्ष कंपार्टमेंटल की परीक्षा में, जिसका रिजल्ट 31 मई को 2 जून को अनाउंस हुआ है, उसमें जो विद्यार्थी पास हुए हैं, वैसे विद्यार्थी भी 4 जून से 10 जून के बीच अपने नए मार्क्स के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर इंटर में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ वैसे विद्यार्थी जो वार्षिक 2019 की माध्यमिक परीक्षा में स्कूटनी के लिए अप्लाई किए थे और उनका स्कूटनी के फलस्वरूप यदि वे पास हो गए हों अर्थात उत्तीर्ण हो गए हों तो वैसे विद्यार्थियों को भी मौका दिया जा रहा है कि 4 जून से 10 जून के बीच ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हुआ है उसमें वे अवश्य एडमिशन लें। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, यदि कोई विद्यार्थी अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट से यदि सेटिस्फाइड नहीं है, उससे यदि हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी उनको नामांकन अवश्य लेना चाहिए। अगर वो फर्स्ट सूची में नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और अगली सूची में उनका नाम हटा दिया जाएगा। इसीलिए यदि वे बेहतर विकल्प चाहते हैं तो एडमिशन ले लें और एडमिशन लेने के बाद स्लाइडर के लिए अप्लाई करें। स्लाइडर के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जा रही है, जो फीस उन्होंने पहले जमा किया उसी फीस के अंदर वो स्लाइडर कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने को इस पूरी प्रक्रिया में यह है कि जिस किसी कैंडिडेट का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हुआ है, यदि उसका सेकंड लिस्ट में हायर ऑप्शन के लिए बेहतर कॉलेज में एडमिशन होता है या थर्ड लिस्ट में और भी अधिक बेहतर कॉलेज में एडमिशन होता है तो वैसे कैंडिडेट को नए सिरे से सारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है। जो फीस का डिफरेंस होता है नए इंस्टीट्यूट और पुराने इंस्टीट्यूट में वही उनसे लिया जाएगा यदि फीस ज्यादा है तो, और यदि फीस कम है तो जितना उन्होंने एक्सेस फीस पेमेंट किया है वह फीस उनको वापस करनी चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थी को मात्र एक बार फीस पेमेंट करना होगा और उसके बेसिस पर ही वे अगले उससे बेहतर और बेहतर कॉलेज में नामांकन ले सकते हैं।
फ्रेंड्स ऑफ आनंद और छात्रों ने निजी कोचिंग संचालकों के खिलाफ एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सक्रिय नेता चंचल सिंह और रोशन सिंह उर्फ नन्हे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता और छात्रों ने निजी कोचिंग संचालकों के विरुद्ध जिला पदाधिकारी सुपौल को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर चंचल सिंह और रोशन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुपौल के हर गली कूचे में दर्जनों कोचिंग बिना निबंधन के फूस की झोपड़ी में चलाई जा रही है, जो न तो छात्रों को किसी प्रकार की सुविधा दे रही है, न ही सुरक्षा मानकों को पूरा करती है। साथ ही साथ मोटे फीस और समय पर चंदे धड़ल्ले से उगाही कर रही है। सुपौल के इन कोचिंग पर लगाम नहीं लगाई गई तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हम लोगों ने आज एक दल गठन करके फ्रेंड्स ऑफ आनंद यूथ फ्रंट और स्टूडेंट फ्रंट के जितने भी सदस्यगण थे, पदाधिकारीगण, और हम लोगों की मांग है, जिला पदाधिकारी से आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है उनको कि सुपौल शहर के अंदर में सरकार के गाइडलाइन के अगेंस्ट जा कर के सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो कि इंस्टीट्यूट के नाम पर अवैध उगाही कर रहे हैं, अवैध धन सृजन कर रहे हैं और ना पढ़ाई की उचित व्यवस्था है। वैसे शिक्षकगण जो कि सरकारी स्कूल में और महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट को चमकाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि स्कूल की परीक्षा गुणवत्ता जो है पढ़ाई की वो घट रही है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो है गुणवत्ता है वो अपने इंस्टीट्यूट को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसको एक व्यवसाय का माध्यम बना लिए हैं। गाइडलाइन के अगेंस्ट में जो भी इंस्टीट्यूट चल रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। लोग माननीय जिला पदाधिकारी जी को ज्ञापन सोचने के लिए आए थे कि सुपौल में जो धन उगाही का कार्यक्रम बना हुआ है, ये शिक्षक के द्वारा बच्चे से वार्षिक उत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के नाम पर 500 रुपया लिया जाता है और बिना निबंधन का कोचिंग सेंटर खुल गया है। एक घंटा का क्लास होता है जिसमें 20 मिनट के बाद शिक्षक आते हैं। 20 मिनट तक शिक्षक छात्र छात्राओं को सेल्फी लेने के लिए छोड़ देते हैं। भीषण गर्मी के बावजूद ना तो कहीं पंखे का व्यवस्था है, ना तो स्वच्छ जल की व्यवस्था है। एकदम शिक्षक धन उगाही बना दिए हैं इसको। चारों बिना निबंधन का कोचिंग चला रहे हैं। एक बेंच पर 5-5 लड़के को बैठाया जाता है। एक बैच में 300 का बैच चलता है सुपौल के हर एक गली में, बिना निबंधन है। एक शिक्षक जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल पर के बच्चों को ध्यान ना दे करके वो कोचिंग के अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। बेतिया के नगर निगम में नवनिर्मित वॉशिंग पिट का उद्घाटन हुआ। बेतिया नगर परिषद के सामान्य बैठक की शुरुआत में नगर परिषद कैंपस में नवनिर्मित वॉशिंग पिट का उद्घाटन किया गया। सभापति द्वारा बताया गया कि अब नगर परिषद में ट्रैक्टर, जेसीबी आदि उपकरण के बॉडी की धुलाई नहीं हो पाने की वजह से उपकरण समय से पहले खराब हो जाया करते थे। अब यहाँ वॉशिंग पिट में इनकी धुलाई होगी और ये ज्यादा दिन तक काम कर पाएंगे। नगर परिषद की बोर्ड में अनुबंध कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन पर दोबारा मोहर लगाई गई। रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का विभिन्न छात्र संगठनों ने घेराव किया। छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर रांची यूनिवर्सिटी के वीसी रमेश कुमार पांडे के कार्यालय का घेराव विभिन्न छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें एबीवीपी मुख्य रूप से शामिल थी। रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे और छात्र संघ के नेता और कार्यकर्ता के बैठक के बाद भी कोई सहमति नहीं बन पाई। इससे क्षुब्ध छात्रों ने रांची यूनिवर्सिटी वीसी कार्यालय के गेट में तालाबंदी कर दी। छात्रों ने कहा कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जो कि कुलपति के सामने रखी गई है, जिस पर कुलपति द्वारा टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है और कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद कुलपति कार्यालय के गेट का ताला बंद कर दिया गया है। कुलपति के सामने हमने कुछ मांगे रखी थी, जिसमें चांसलर पोर्टल से एडमिशन होता है उसे बंद किया जाए, यूनिवर्सिटी का अपना इंडिपेंडेंट पोर्टल हो जिससे एडमिशन हो, साथ ही ट्यूशन फी में जो 3 गुना बढ़ोतरी की गई है उसे वापस लिया जाए। विद्यालय से पहला तो लगातार फीस में जो 3 गुना बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के पहला मांग था, जिसमें हम लोग विश्वविद्यालय में बैठे और वीसी सर उसमें हम लोग की जो डिमांड थी कि 2500 तक में फीस की वृद्धि की जाए और उसमें छात्रों का बीमा इंक्लूड हो। उस बात में सहमति बनी है, मगर विद्यार्थी परिषद ने पिछले साल भी चांसलर पोर्टल का विरोध किया था और अपने अनशन के माध्यम से हम लोग बताए थे कि चांसलर पोर्टल बिल्कुल फेल है। इस बार 15 दिन पहले ही हम लोग एक ज्ञापन और तालाबंदी चांसलर पोर्टल ऑफिस में कर चुके थे। 15 दिन से विश्वविद्यालय के कान में जू नहीं रहेंगी और ये चांसलर पोर्टल के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने आज तालाबंदी किया है। ये चांसलर पोर्टल जब तक वापस नहीं किया जाएगा तब तक तालाबंदी यहाँ पे लगा रहेगा। रांची विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार फीस में वृद्धि की गई है
दो छात्र संघ के प्रतिनिधि आए जिन्होंने छात्र शुल्क में वृद्धि का विरोध किया। मैंने अनेक अवसरों पर छात्र संघ मुझसे ज्ञापन देते रहे हैं कि छात्रों का सामूहिक बीमा कराया जाए। छात्र की फीस की जो वृद्धि की गई उसमें अनुमान्य राशि जो कि उनके स्वास्थ्य बीमा के लिए आवश्यक होगा उसको भी हम लोगों ने उसमें इंक्लूड किया। आप सभी जानते हैं कि 1960 में जब रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसके बाद से कभी भी फी में बढ़ोतरी नहीं की गई है और रुपए का मूल्य जो है उसमें अवमूल्यन हुआ है। और अगर आप इंडेक्सिंग करके देखेंगे 1960 में जो फी लिया जाता था उसका आज के दिन क्या वैल्यू है तो आप देखेंगे कि हम लोग उससे भी कम फी लेने जा रहे हैं और सभी सुविधा भी प्रदान करने जा रहे हैं। पूर्व में विद्यार्थियों की भी संख्या कम थी और परीक्षाओं की भी संख्या कम थी। परीक्षाएं जो है वार्षिक हुआ करती थी और स्नातकोत्तर की परीक्षा 2 वर्षों में एक बार होती थी। कालांतर में ये एक वर्ष में हो गई और अभी वर्तमान में स्थिति है कि हमें साल में 2 परीक्षा लेनी है, उसके अलावा दो मिड सेम भी लेने हैं। चांसलर पोर्टल के माध्यम से पिछले वर्ष नामांकन हुआ, उसमें नामांकन में विलम्ब हुआ और उसमें अनेक त्रुटियां पाई गई और इसका कुलपतियों की बैठक में मैंने तथा अन्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने भी विरोध किया और सरकार के पास से एक पत्र आया है कि कुलपतियों के विरोध के बावजूद भी चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही नामांकन करना है। इस संदर्भ में मैं एक विस्तृत आलेख लेकर कुलाधिपति महोदया से मिलूंगा और रांची विश्वविद्यालय को जो परेशानियां हो रही हैं उससे उनको अवगत करके उनसे आदेश लूंगा। सुपौल की झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिला, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के NH 327 कटैया थोमहा के बीच सड़क किनारे झाड़ी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस बात की जानकारी लोगों को तब मिली जब अहले सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले लोगों ने सड़क किनारे लाश देखा तो इसकी जानकारी तत्क्षण पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताइए तो यहाँ पे क्या मामला है? यहाँ पे देखे हम इधर से जा रहे थे, हम लोग तो ये लाश देख रहे हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है। लाश है, क्या स्थिति है उसका? कैसे मारा गया लगता है? अब लगता है कोई फांसी लगाया कि क्या हुआ है नहीं हुआ ये तो मालूम नहीं हम लोग को। गला में रस्सा लगा हुआ है। हो सकता है कहीं और मार के यहाँ फेंक दिया हो। गला में रस्सा लगा हुआ है? हाँ, गला में रस्सा भी है। मामला लग रहा है कि हमारे जिले से बाहर कहीं पर इसकी हत्या की गई है और डेड बॉडी को यहाँ सुनसान जगह पर रोड किनारे फेंक दिया गया है। एक मोबाइल भी जिसमें सिम टूटा हुआ है वो भी बरामद है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये किसी चालक या उपचालक का डेड बॉडी है। एक रजिस्टर भी जब्त हुआ है जो कि घटनास्थल से थोड़ा आगे मिला है, जिस पर गाड़ी के खुलने का समय, पहुंचने का समय, कौन सी गाड़ी कहाँ गई। एक रस्सी जो कि रस्सी भी बरामद हुआ है, जो वो रस्सी लग रहा है कि जैसे टेम्पू वगैरह उसी रस्सी से स्टार्ट किया गया है, वही रस्सी। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये किसी चालक या बस स्टैंड के किरानी का डेड बॉडी है, लेकिन वो टूटे फूटे सिम वाले मोबाइल जैसा कि हम लोग उस पर भी अनुसंधान करके कैसे वो ये पता लगाएंगे कि ये डेड बॉडी किसका है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, आगे अनुसंधान किया जाएगा। झंझारपुर में बहुप्रतीक्षित पेट्रोल पंप का आज उद्घाटन हुआ। झंझारपुर के लोगों की बहुप्रतीक्षित पेट्रोल पंप की आस पूरी हुई। मेसर्स कुंवर झा फिलिंग स्टेशन के रूप में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का उद्घाटन बेहट झंझारपुर में हुआ।
इस पंप का उद्घाटन मुख्य मंडल रिटेल सेल्स प्रबंधक राजीव विश्वास द्वारा फीता काटकर किया गया। कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर अभिलाष त्रिपाठी भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी विशिष्ट अतिथियों को कुंवर झा द्वारा पाग दुपट्टा और मिथिला पेंटिंग से सम्मानित किया गया। अधिन संकल्प रहा है कि देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी कभी ना होने देना, और इसकी पूर्ति के लिए चाहे हमको गैस हो चाहे पेट्रोल पंप हो, हम लोग निरंतर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और झंझारपुर टाउन में एक पेट्रोल पंप काफी दिन से हम लोगों का प्लानिंग था यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का, बट थोड़ा समय लगा हम लोगों को, लेकिन अब ये पेट्रोल पंप हम आप लोगों को समर्पित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंडियन ऑयल का और आपका हमारा जो संकल्प है इस देश को आगे बढ़ाने का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हर जगह पहुंच बढ़ाने के लिए ये पंप हमारा बहुत कारगर होगा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और झंझारपुर एक सब डिविजनल हेडक्वार्टर टाउन है, तो वहाँ पे भी कोई पेट्रोल पंप नहीं था, तो हमें ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमारी कंपनी इस जगह पे एक पेट्रोल पंप लगा पाई है। और हमें इस पंप से पूरी उम्मीद है कि आपको जितनी सुविधाएं और सेवाएं यहाँ से चाहिए यहाँ पे उपलब्ध हो। अक्षय सुहाग का अमर पर्व वट सावित्री पूरे मिथिलांचल में धूमधाम से मनाया गया। अक्षय सुहाग का अमर पर्व वट सावित्री पूरे मिथिलांचल में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने बरगद के पेड़ के नीचे जल अर्पित किया, प्रसाद चढ़ाया और अक्षय सुहाग का वर मांगा। दरअसल अपने सुहाग के लिए महिलाएं ये वट सावित्री पूजा करती हैं। कहा जाता है जो सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण के लिए यमराज तक को विवश कर दिया था प्राण लौटाने के लिए, और आखिरकार यमराज ने सत्यवान का प्राण वापस लौटा दिया था। और इसी दिन से वट सावित्री की पूजा अपने सुहाग के लिए महिलाएं करती हैं। पर्व कौन लोग करते हैं और क्या उद्देश्य है इसका? वट सावित्री जो अपने पति के लिए, जो यमराज जो उनके पति को जो मतलब प्राण जो हर लिए थे, तो वही वट सावित्री अपने पति को प्राण वापस करने के लिए वही वट सावित्री तब वर का पूजा किया और यमराज से अपने पति को प्राण वापस। भाकपा माले ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर लहरियासराय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। भाकपा माले ने ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति, आवासीय मकान की क्षति की मुआवजे के लिए धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन लोगों ने जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है जो जिले के बहादुरपुर के 7 पंचायत जाले में अहियारी, बेनीपुर, गौराबौराम सहित कई पंचायतों में लगभग 45 मिनट हुई ओलावृष्टि से काफी क्षति हुई है। सरकार इस पर मुआवजा दे, किसानों और बटाईदारों को फसल क्षति मुआवजा दिया जाए, सभी तरह के किसान ऋण माफ किए जाएं, अग्रिम खेती के लिए ब्याज रहित ऋण मुहैया कराया जाए। करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान बटाईदारों को फसल क्षति मुआवजा देना होगा देना होगा। लोकसभा चुनाव के एक सप्ताह पूर्व दरभंगा में भयंकर ओलावृष्टि से गेहूँ, आम और फूस और खपरेल की मकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लगभग 2 महीना हो रहा है, आज तक सरकार की ओर से कोई मुआवजा संबंधी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार और प्रशासन के संवेदनहीनता के खिलाफ भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा ने आज धरना से आंदोलन की शुरुआत किया है और हम डीएम को एक ज्ञापन दिए हैं। हम लोगों के सामने दरभंगा डीएम ने कृषि अधिकारी को ये निर्देशित किए हैं कि मुआवजा की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। आज हम दरभंगा के किसानों से कहना चाहते हैं कि आज उड़ीसा में जब 175 किलोमीटर की रफ्तार से जब तूफान आता है तो आचार संहिता को शिथिल करके और मुआवजा राशि का वितरण होता है, लेकिन दरभंगा में जो आज ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ और आज तक दिल्ली पटना की सरकार की संवेदनहीनता नहीं टूटी, लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इसलिए आप आंदोलन को आगे बढ़ाइए, आंदोलन में आगे आइए
और आंदोलन की शुरुआत आज भाकपा माले किसान महासभा ने किया है। जब तक मुआवजा का वितरण नहीं होगा, लोगों के पक्का मकान नहीं मिलेंगे, हम आंदोलन को नहीं रोकेंगे। हमारा आंदोलन धारावाहिक आगे बढ़ेगा। जो मान लीजिए ओलावृष्टि हुआ, हमारे सेक्रेटरी बोले हैं जो उड़ीसा में मान लीजिए वहाँ भी आचार संहिता था, वहाँ भी चुनाव हुआ है। इसके बाद भी मान लीजिए वहाँ के किसानों को मिल गया और यहाँ अभी तक मान लीजिए आचार संहिता ख़त्म भी हो गया, अभी भी कोई किसान के यहाँ जो है मैंने सर्वेक्षण होने का काम भी नहीं हुआ है। और अगले बार जो धान के फसल बर्बाद हुआ था किसानों को रौदी से, और मैंने सरकार कहा था जो हम डीजल का पैसा देंगे, हम जो है किसान के मैंने अनुदान के रूप में देंगे। किसान को जो है मोबाइल पर मैसेज जा रहा है लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। जो किसान मैसेज से उसके ऑफिस में जाके पैसा देता है उसी किसान को पैसा जो है खाते में जाता है, नहीं तो अभियो हजारों किसान का पैसा जो है बाकी है और उसके खाते में नहीं गया है। धान का फसल क्षति जब नहीं गया है तो पता नहीं गेहूं वाला फिर किसान को कब मिलेगा। भाकपा माले अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से ये धरना के माध्यम से हम प्रशासन को ये आगाह कर रहे हैं कि भयंकर ओलावृष्टि दरभंगा जिला में हुई है और ओलावृष्टि से किसानों का गेहूं का फसल सर्वनाश हो गया है, लोगों का घर फूस का घर उड़ गया है, एस्बेस्टस चूर चूर हो गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में धरना के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से हम लोग कहना चाहते हैं कि इन लोगों को अविलंब आप जांच करके उसका मुआवजा दीजिए। इस परिप्रेक्ष्य में डीएम साहब से बातचीत भी हुई, हमारे प्रतिनिधि मंडल गए हुए थे। वो डीएम साहब तुरंत जीओ साहब को फ़ोन किए हैं, जो क्षतिपूर्ति जो है उसका आकलन करके आप रिपोर्ट करिए, उनको जो है हर संभव मदद किया जाएगा। तो मेरा कहना है जो किसान को जो क्षति हुआ है वो क्षति का तो मुआवजा दिया जाए। आगामी फसल कैसे होगा उसको बिना ऋण के कर्जा मुहैया कराया जाए, बिना ब्याज का। माने ऋण जो है देंगे तो उसमें कोई ब्याज नहीं, ब्याज मुक्त ऋण, तो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए, बीज का व्यवस्था किया जाए, खाद का व्यवस्था किया जाए, तभी तो अगला फसल किसान कर सकते हैं। नहीं तो कमर इतना टूट गया है जो कहाँ से कर्जा पैसा लेके तो एक तरह का गेहूं का फसल किए हैं और वो भी सर्वनाश हो गया, वो भी ओलावृष्टि से ख़त्म हो गया, तो कैसे किसान जिंदा रहेगा। तो ये सरकार को भी हम आगाह करते हैं, नीतीश सरकार को, जो इस दिशा में ठोस कदम उठावे और जहाँ जहाँ क्षतिपूर्ति हुआ है, जिन जिन जिला में क्षतिपूर्ति हुआ है उनका अविलंब मुआवजा जाए, जिससे किसान का जीवन सुधर सके। पूरे मिथिलांचल में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसे में डेकुली स्थित वर्धमानेश्वर महादेव में एक परंपरा रही है, जो अकाल के समय में यदि महादेव को गंगा जल से डुबोया जाता है तो भारी बारिश होती है। और इसी कड़ी में वर्धमानेश्वर महादेव को गंगा जल से पूरा डुबो दिया गया। प्राचीन मान्यता है कि अगर वर्धमानेश्वर नाथ महादेव मंदिर में शिवलिंग को पूरी तरह से गंगा जल से डुबोया जाए तो अकाल समाप्त हो जाया करती है। बूढ़े लोगों की माने तो ऐसा सच है। फिर भी गौरतलब है कि इस बार फिर मिथिला प्रक्षेत्र अकाल से त्रस्त है, लोग परेशान हैं। नदी नाला पोखर कुआं चापाकल जल स्रोत टोटल सूख चुके हैं। शायद ही ऐसा कोई चापाकल बचा हो जो पानी दे रहा हो। मिथिला की राजधानी और कवि कोकिल विद्यापति की कर्मभूमि डेकुली गांव इस त्रासदी से तंग आकर ग्रामवासियों ने शिव जी को गंगा जल से डुबोने का एक प्रण लिया और काफी मात्रा में सिमरिया से गंगा जल लाकर वर्धमानेश्वर महादेव को डुबोया गया। कुल 3000 लीटर गंगा जल से महादेव को डुबोया गया। लेकिन खास बात यह है, जो जब करीब 3:30 बजे इस मंदिर का पुनः मुआयना करने पहुंचे तो यहाँ पर हमने देखा जो शिवलिंग से निकलने वाला जो जल होता है, जो एक नाली के माध्यम से पीछे पोखर में चला जाता है, वो बिल्कुल मिट्टी से नाला बंद किया हुआ था, लेकिन फिर भी अंदर एक बूंद जल नहीं था। इस पूरे मामले पर जब हमने मुख्य पुजारी से बात की तो उन्होंने कहा जो सारा जल महादेव पी गए, लेकिन अब उम्मीद है जो महादेव जल्द कृपा करेंगे और इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। भोलेनाथ को डुबाया गया था,
ये हाहाकार जो जलावृष्टि के कारण हो रहा है ना, उसके कारण का शंकर भगवान को गंगाजल से, सिमरिया से गंगाजल ला करके इनको डुबाया गया था जी। और इसे भोलेनाथ की कृपा, असीम कृपा होने वाली है। मैं भी कहता हूँ भोलेनाथ समस्त ग्रामवासियों की तरफ से जैसे तुम्हारे लिए सेवा किया गया है, ऐसे ही जल से जो है ऐसे ना को दम 2-3-4 रोज के लिए कर दे कि देव देवता इंसान जो है मतलब कि पशु पक्षी तक सब के सब खुश हो जाए, सबकी नई जिंदगी मिल जाए। अभी जो देखा जा रहा है, जो अब बाद में जंगली पशु जो है गीदड़ वगैरह, वो पानी के अभाव में मरना शुरू हो गया है। हाँ जी साहब, वही कारण से कि इंसान के ये नर रूपी आत्मा जो है परमात्मा रूप से इन लोगों आत्मा में आकर के कहे हैं जी कि भैया रे ऐसे ऐसे भोलेनाथ को डुबाओ। तब ये भोलेनाथ कैलाश क्या मानसरोवर से छोड़ेंगे अपना जटा से, उसके बाद जो है से जलामग्न करेंगे। तो कितना फिर जीव जंतु पशु पक्षी सबके लिए हर तो उल्लादित हो जाएगा भाई, सब कुछमय हो जाएगा, नई जिंदगी आ जाएगी। जैसा मैंने देखा था और मेरे पास वीडियो भी आया था, जो पूरा डुबाया गया था, लेकिन अभी बिल्कुल जल नहीं है, सब निकल चुका है यार। ये भोलेनाथ की कृपा है। और मतलब यानी ये जितना ये गंगा जल डाला गया था कम से कम कई गैलन था गंगा जल। हाँ, एक मतलब यानी करीब 14-15 ड्रम था जी। और जो है राम जी की 200 लीटर की थी। 220 लीटर का एक ड्रम होता है। हाँ, एक ड्रम होता है। मतलब यानी सगला सारा गंगा जल डाल दिया गया। भोलेनाथ डूब गए थे, डूबा हुआ अवस्था में थे वो, और उसके जो है करीब 1-1.5 घंटे के अंदर वो पानी कहाँ, गंगा जल कहाँ गई कोई पता नहीं चला। नाला भी मैंने देखा है बंद पड़ा हुआ, एकदम मिट्टी से बड़ी। हाँ, नाला भी बंद पड़ा हुआ है। फिर भी सब पानी, फिर भी सगला पानी भोलेनाथ इतना प्यासे थे वो खुद का पी गए। अब क्या उम्मीद किया जाए, भोले बाबा कृपा करेंगे? हाँ, अवश्य कृपा करेंगे भैया, अवश्य कृपा करेंगे भोलेनाथ। आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार मिश्र पंडा जी हो गए। ये मंदिर कहाँ पर हुआ? ये डेकुली ग्राम में हुआ, बाबा बटवानेश्वर नाथ के नाम से ये जाने जाते हैं। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।